हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो सॉरी कि वीडियो बहुत लेट से अप टू डेट कर रहा हूँ। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम के कारण मैं वीडियो नहीं टाइम पे डाल पाया। तो चलिए अभी करते हैं। लास्ट हमने 100 क्वेश्चन तक किया था, अभी हम उससे आगे करते हैं। मैं अभिषेक सर स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम इंटीग्रेशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बीएससी पार्ट 1 का मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। तो देखिए अभी जो यहाँ से 101 से जो ऑनवर्ड्स क्वेश्चन है, 6-7 क्वेश्चन है, एक ही टाइप के हैं। तो हो सकता है ना ये बुक में आपको ना मिले। तो इसके लिए ना मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, ये कोई अलग का नहीं है। ठीक है ना, ये आपका इंटीग्रेशन से ही रिलेटेड है। ठीक ना, जिसमें हमने जब हमने इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ सम पढ़ा था ना, तो ये उसी का एक मॉडिफिकेशन है, रिजल्ट है कि अगर आपके पास कोई समेशन ऑफ इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ सम रहे तो आप उसको इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं। जैसे इंटीग्रेशन को लिमिट ऑफ द सम में चेंज करते थे, वैसे ही हम लोग यहाँ पे इसको भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक बात समझ लीजिए कि एक रूल के जैसे है। अगर r इज इक्वल टू 1 to n रहे तो यहाँ लिमिट 0 to 1 हो जाता है, एफ एक्स डी एक्स हो जाता है। ठीक है। क्यों होता है आप इसको नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखिए हम लोग क्या करते हैं ना कि जो फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए। हाँ, आपको क्या करना है कि इस फंक्शन को r बाई एन के टर्म में बदलिए और r बाई एन को x पुट कर दीजिए। ठीक है। जब आप r बाई एन को x पुट करेंगे तो जो ये लिमिट है r इज इक्वल टू 1 to n, ये x के लिए भी तो बदल जाएगा ना, जैसे हम लोग इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन करते थे। तो यहां पर आप देखिए कि अगर r इज इक्वल टू 1 है, जैसे कि यहाँ लिमिट क्या दिया हुआ है, लोअर लिमिट r इज इक्वल टू 1 to n। तो अगर आपका r के जगह पे 1 रख दें तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/n। और n कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे, तो 1/n कहाँ जाएगा, 0 पे, क्योंकि लिमिट देख लीजिए क्या लगा हुआ है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है। ठीक है। और जब आप r का वैल्यू n रख देंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। ठीक है। तो ये देख लीजिए कि इसीलिए मैंने यहाँ पे लिमिट लिख दिया 0 से 1। अब अगर यहाँ पे r इज इक्वल टू 1 से 2n हो जाएगा तो लिमिट 0 से 2 हो जाएगा। तो इन जनरल केस में जो हमारा जो ये लिमिट होता है वो 0 से 1 ही होता है। ठीक है। अब थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे r इज इक्वल टू, बहुत सारे क्वेश्चन में होगा 0 से लेके n-1 तक, तो इस केस में भी आप r बाई एन को x पुट करेंगे तो आप खुद सोचिए कि अगर आप r को 0 पुट करेंगे तो x खुद ब खुद 0 हो गया, क्योंकि 0/n इज इक्वल टू 0। और जब आप r को n-1 पुट करेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, n/n 1 हो जाएगा और 1/n हो जाएगा। और 1/n कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ। तो फिर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का लिमिट क्या हो जाएगा, तो x का लिमिट हो जाएगा 1। ठीक है। तो आप जो है ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ये फॉर्मूला कैसे काम करता है इसको। तो हम लोग इसी की मदद से यहाँ पे इस फंक्शन को इस फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिखा है, और उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक, इसको ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हमें r बाई एन करना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, जैसे रूट के अंदर में एन आर है तो आप इसको एन स्क्वायर इंटू आर बाई एन लिख सकते हैं रूट के अंदर में। अब r बाई एन हो गया और एन स्क्वायर का रूट निकल जाएगा। तो आप देखिए फंक्शन में, फंक्शन के बाहर 1/n से मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, ये रूल है, आप इस रूल को याद रखिएगा। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n 1/n एफ r बाई एन इज इक्वल टू, जब आप इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। r बाई एन को एक्स पुट करना है। तो इस फंक्शन के अंदर आप क्या कर रहे हैं, n से गुना n से भाग, तो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर। तो r अपॉन एन को x कर दिया, यहाँ पे बाहर निकल गया, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा 1/n और रूट अंडर r बाई एन। हम r बाई एन को x पुट करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन फाइनली क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। क्यों 0 to 1 होगा, मैंने आपको बता दिया है। जहां पे लिमिट चेंज होगा वहां पे हम आपको फिर से बता देंगे।
लेकिन इन जनरल जहां पे भी लिमिट r इज इक्वल टू 1 से n हो या 0 से n माइनस 1 हो, वहां पे हमारा लिमिट 0 टू 1 ही होगा इंटीग्रेशन का। और नीचे क्या हो गया, 1 बाई रूट एक्स डी एक्स। अब रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स टू दी पावर माइनस 1/2 ऊपर जाएगा तो 2 रूट एक्स होगा, और लिमिट पुट करना है 0 से लेके 1 तक। ठीक है, तो 0 से लेके 1 तक लिमिट पुट करिएगा तो 2 माइनस 0 हो जाएगा, क्योंकि रूट अंडर 2 तो बाहर ही है, तो रूट अंडर 1 माइनस रूट अंडर 0 कुल मिला के क्या होगा, 2 ही तो हो गया। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ए होगा। ध्यान से इसका बार बार यूज है, तो हम लोग इसको ध्यान से कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद है यहां पे देखिए, तो यहां पर एन स्क्वायर माइनस आर दिया हुआ है, आपको यहां पे ना मिसप्रिंट है, यहां पर होगा आर स्क्वायर। क्या होगा, आर स्क्वायर। अब आप क्या करिए, एन स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो 1/n बाहर निकल जाएगा, और यहां पे हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस आर बाई एन का होल स्क्वायर। और बाकी जो अपना सिग्मा लगा हुआ है आर इज इक्वल टू 0 से लेके n माइनस 1 तक, और लिमिट लगा हुआ है n टेन टू इंफिनिटी। तो जब यहां पर आप इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, 0 से 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब आप खुद बताइए कि ये किसका इंटीग्रेशन होता है, ये इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स का, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 1 तक। तो फाइनली क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 इज 0 और साइन इनवर्स 1 इज π/2। तो फाइनल आंसर क्या हो गया इसका, बी। बस एक मॉडिफिकेशन क्या करना है कि यहाँ पे एन स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, आपको उसको क्या कर देना है, एन स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कर देना है, आर है उसको आर स्क्वायर कर देना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है उसको, उसमें ऑलरेडी आर बाई एन के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, 103 है, तो इसका तो बस सीधे से इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से 1 e टू दी पावर x dx, और e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही होता है, लिमिट पुट कर दीजिए 0 से लेके 1 तक, तो e टू दी पावर 1 माइनस e टू दी पावर 0 इज e माइनस 1, e टू दी पावर 0 1 होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी सही हो गया। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे देखिए, यहां पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 1/n तो बाहर दिख रहा है, लेकिन जब आप इसको थोड़ा सा ठीक से देखेंगे तो यहां पर r/n है और π/2 भी लगा हुआ है, तो ये तो कोफिशियंट हो गया, π/2 कोफिशियंट में चला जाएगा और r/n क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। लिमिट को देखना है, लिमिट है r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, तो r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक है, इसलिए इसका लिमिट हम इंटीग्रेशन में क्या लेंगे, 0 से लेके 1 तक, और ये क्या हो जाएगा, साइन r/n को अगर x रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, π/2x, यानी कि पाई इंटू एक्स बाई 2 dx। अब देखिए, अगर आपने पढ़ा होगा तो या तो आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाएंगे, या नहीं तो अगर आपने पढ़ा होगा कि x का जो भी कोफिशिएंट रहता है हमें उससे भाग देना पड़ता है, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये तो πx/2 हमने डायरेक्ट लिख दिया, और नीचे π/2 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, फिर लिमिट पुट करना पड़ेगा कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक, π/2 2/π हो जाएगा, और जब आप इसमें पुट करिएगा तो देखिए, जब आप x की जगह पे 1 पुट करिएगा तो ये हो जाएगा माइनस कॉस π/2, और प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया तो कॉस 0 हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कॉस π/2 क्या होता है, 0, और कॉस 0 क्या होता है, 1, तो कुल मिला के आपका आंसर हो गया 2/π, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आप थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है 105, ये यहाँ पे भी मिसप्रिंटेड है, देखिए यहाँ पे मिसप्रिंटेड है, आपको यहाँ पर n+1 दिख रहा है ना, असल में यहाँ पे होना चाहिए n+r, तो 1/n+r होगा, जब आप n कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा r/n। तो जो फंक्शन का फॉर्मेट है कि बाहर 1/n होना चाहिए वो भी मेंटेन हो गया, और r/n को x पुट कर देना है, तो कुल मिला के इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 से लेके 1 तक, और 1/1 प्लस एक्स dx, और 1/1 प्लस एक्स क्या होगा, तो log x होगा, तो log 1 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और log 1 प्लस एक्स, और कहां से कहां तक लिमिट लेना है, 0 से लेके 1 तक, तो जब आप 1 पुट करेंगे तो ये log 2 होगा, और जब 0 पुट करेंगे तो log 1 होगा, log 1 का मान होता है 0, तो फाइनल आंसर होगा log 2, वो भी बेस ई पे। इसमें का कोई भी ऑप्शन ए बी सी में से कोई भी log 2 नहीं है, तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज ऑप्शन सही होगा, लेकिन सही आंसर आपको पता चल चुका है, सही आंसर क्या है, log 2।
ठीक उसी तरह से अगला क्वेश्चन है 106। ठीक है, तो 106 में क्या है, ध्यान से देखिए, एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, तो यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिमिट बदल गया। यहाँ पे लिमिट क्या हो गया, आर इज इक्वल टू 1 से लेके 2n। तो सबसे पहले अगर आप खुद सोचिए, सबसे पहले तो आप यहाँ से एन स्क्वायर कॉमन निकालिएगा, तो रूट के अंदर में क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर कॉमन, तो 1 प्लस आर बाई एन का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद जब आप यहाँ पे पुट करेंगे आर बाई एन को एक्स, तो फंक्शन तो आपको समझ में आ गया कि 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको दिख रहा है। ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन एक चीज और देखिए कि ऊपर में आर है, यहाँ पे आर है और यहाँ पे 1 बाई एन है, तो ये 1 बाई एन तो हमारा जो प्रोडक्ट के रोल में था वो चला गया, लेकिन जो ये रूट निकला ये कहाँ चला गया, आर बाई एन हो गया, तो ऊपर क्या हो गया, एक्स, तो एक्स बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब रही बात लिमिट की, तो लिमिट आप खुद सोचिए कि जब हम r बाई एन को x पुट कर रहे हैं, तो अगर हमारा r 1 होगा तो x क्या हो जाएगा, 1 बाई एन हो जाएगा, और 1 बाई एन का मतलब 0 होगा क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी है। और जब r का मान 2n होगा तो 2n बाई एन कट के x का वैल्यू 2 दे देगा, तो यहां पर आपका लिमिट जो है वो 0 से 2 होगा, 0 से 2, और फिर आपको इसका इंटीग्रेशन, यहाँ पे थोड़ा सा लिमिट का ध्यान रखना है। सब में r इज इक्वल टू 1 टू n था, लेकिन यहाँ पे r इज इक्वल टू 1 टू 2n है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत पेचीदा नहीं है, बस टेक्निकल है, थोड़ा सा उसको समझ लीजिएगा, तो सारे क्वेश्चन इस टाइप के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, अब क्या है कि अगर आप इसका लिमिट चेंज नहीं करना चाहते तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t पुट करेंगे तो 2x dx dt होगा, तो x dx का मान 1 बाई 2 dt होगा, तो यहाँ अंदर क्या हो जाएगा, रूट t, और रूट t का होता है 2 रूट t, यानी कि 2 इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और लिमिट कहां से कहां तक लेना है, 0 से 2 तक। ठीक है, और पहले जो है हमारा, जब आप यहाँ का 1 बाई 2 जो है वो इसको कैंसिल कर देगा, तो जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 1, रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 1 यानी कि 1 हो जाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें रूट 5 माइनस रूट 1 हो, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, -1 को पहले लिख दिया, रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 5। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव है, इसीलिए यहाँ पे ना थोड़ा जगह कम मिल रहा है, पर आप लोग ना आराम से पॉज कर करके इसको देख लीजिएगा। 107 जो है ना, ये थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन है, इसको फिर अगर हम बनाते हैं तो पार्ट 2 के मेथड से बनाएंगे, तो उससे अच्छा है कि हम इसे छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये आपके इंटीग्रेशन के मेथड पे एडजस्ट हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, आप जैसे यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, आप कहेंगे कि यहाँ तो सिग्मा दिया ही नहीं है, तो सिग्मा नहीं दिया है तो हम लोग यहाँ पे इसको सिग्मा में चेंज करेंगे। जैसे ऊपर क्या है, तो ऊपर है 2 का पावर k, फिर 4 का पावर k है, फिर 6 का पावर k है, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे प्लस देना चाहिए और 2n का होल पावर k देना चाहिए। थोड़ा सा मिस प्रिंटेड है इस टाइप के क्वेश्चन में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 r के पावर k कर दीजिए, और r का मान क्या ले लीजिए, 1 से लेके n तक, r का मान क्या ले लीजिएगा, 1 से लेके n तक, और नीचे जो n के पावर में k प्लस 1 है तो एक n निकाल दीजिएगा तो n का पावर k हो जाएगा। अब यहां पर इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करके लिखेंगे, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n, 1 बाई n तो बाहर निकल गया, 2 टू दी पावर k भी बाहर निकल गया, और r बाई n का पावर k हो गया। तो अब एकदम से एडजस्ट हो गया, ये तो कोफिशिएंट के जैसे काम में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 2 टू दी पावर k, तो बाहर ये कांस्टेंट के जैसे, अगर हम इसको पूरे लिमिट के बाहर भी कर दे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 टू दी पावर के, और इंटीग्रेशन लिमिट देख लीजिए, लिमिट हमारा 1 से n है, इसीलिए ये 0 से 1 होगा। आप वही चीज सेम टू सेम पुट करके देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा। तो x टू दी पावर k और dx हो गया। अब x टू दी पावर k का इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू दी पावर k प्लस 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, और हमेशा याद रखिएगा कि 2 टू दी पावर k जो कांस्टेंट था, जो कोफिशिएंट में बाहर गया है, वो तो रहेगा ही रहेगा। अब 0 से 1 तक में जब आप इसका लिमिट पुट करेंगे तो आप देखिए 1 का पावर k प्लस 1 इज 1, और नीचे तो ये कांस्टेंट है, इसमें तो कुछ पुट करना ही नहीं है, और जब x की जगह पे 0 पुट करिएगा तो कुल मिला के वो 0 ही हो जाएगा, यानी कि आपका फाइनल आंसर होगा 2 टू दी पावर k इंटू 1 बाई k प्लस 1, क्योंकि -0 होने वाला है। तो फाइनल आंसर अगर इससे मिलता जुलता कोई आंसर है तो वो हमारा आंसर हो जाएगा 108 का।
ठीक है। तो 108 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमने जो सॉल्व करके लाया वो उसी तरह से 2 टू दी पावर k गुना करने के बाद इतना ही आ जाएगा, 2 टू दी पावर k डिवाइडेड बाई k+1। ठीक है, तो ये हमारा इस टाइप का जो भी क्वेश्चन था वो हो गया। ठीक है, इन जनरल लालजी प्रसाद दासगुप्ता में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं है, पर कोई बात नहीं, ये कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। ठीक है, इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ सम का ही ये कंसेप्ट है। ठीक, तो ये 109 जो है ये रिडक्शन फार्मूला है। रिडक्शन फार्मूला का 4-5 केस है, वो आपको पढ़ना है, वो आपको याद करना पड़ेगा, और उस पर कुछ अगर वर्कआउट एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ नहीं होगा, बस एन की जगह पे कोई पार्टिकुलर नंबर दिया होगा, जैसे एन की जगह पे 5 दे दे, 6 दे दे, तो वो आपका दिया हुआ रहेगा, तो वो आपको देखना है। तो इसका फॉर्मूला जो है वो आपका है फर्स्ट आई एन इज इक्वल टू n-1/n in-2। लेकिन जब आप इसको याद करिएगा ना, तो आप इसको दो ब्रांच में याद करिएगा, इवन केस और ऑड केस। बुक में भी ऐसा दिया होगा और मैंने भी लिखवाया होगा, तो ऐसे ही लिखवाया होगा। तो यहाँ पर जब आपका इवन का केस होगा तो n-1/n, फिर उसके बाद n-3/n-2, इसी तरह से डॉट डॉट डॉट, जब लास्ट में आप जाएंगे ना तो 3/4 इंटू 1/2 इंटू π/2 पे जाके ये स्टॉप होगा। लेकिन जब ऑड का केस होगा ना तो जाएगा तो ठीक ही, n-1/n इंटू n-3/n डॉट 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 इंटू 4/5 इंटू 2/3, ये यहाँ पे हो जाएगा। अब 110 नंबर जो क्वेश्चन है ये है रिडक्शन फार्मूला फॉर 0 टू π/4 tan टू दी पावर nx dx। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इसका ऑप्शन बी सही है। आपको जो है इसको याद करना पड़ेगा, और जरूरी नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछे। वो आपसे n के जगह पे 5, 6, 7 कुछ भी एक पार्टिकुलर वैल्यू देके पूछ सकता है। ठीक है, तो उस केस में आपको ये याद होना चाहिए। और जब हमारा नॉर्मल एग्जाम होता था ना, तो उस समय ये पूरा इसको डिराइव करने के लिए क्वेश्चन पूछ देता था। पर अभी क्या है कि अभी ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव जैसा ही पूछ सकता है ये। तो इसीलिए आप रिडक्शन फार्मूला बस याद कर लीजिए, उसके डेरिवेशन पे फोकस मत करिए, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन सामने है, पहले वो कर लेते हैं। ठीक है, रिडक्शन फार्मूला, फिर साइन टू दी पावर nx dx, ये विदाउट लिमिट वाला फार्मूला है। ठीक है, तो इसका फार्मूला होगा माइनस, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस में फंसना नहीं है, माइनस साइन टू दी पावर n-1 इंटू एक्स कॉस एक्स बाई एन अपॉन n-1/n इंटू in-2। और इसी में जब हम लिमिट पुट करते थे ना, तो 109 का जो फॉर्मूला डिराइव हुआ था वो डिराइव होता है। तो वो उतना डिटेल में जाना नहीं है अभी, आप ज्यादा नहीं है, 4-5 फॉर्मूला है, आप उसको याद कर लेंगे। ठीक है, ठीक उसी तरह से रिडक्शन फॉर्मूला पूछ रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ tan टू दी पावर nx dx, अगर पावर ज्यादा रहता है तो हम बार बार इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स नहीं लगा सकते, तो इसीलिए उसको ध्यान में रख के क्या किया गया कि रिडक्शन फार्मूला बनाया गया। तो वो एक पैटर्न में होता है, इसीलिए हम उसे पढ़ते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है tan टू दी पावर n-1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई n-1 माइनस in-2। in-2 का मतलब अब यहाँ पे फिर से इंटीग्रेशन होगा tan टू दी पावर n-2x dx का, फिर उसमें फिर से रिडक्शन फार्मूला लगाते जाएंगे, ऐसे ही ये आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब है 113 नंबर क्वेश्चन। तो रिडक्शन फार्मूला का टाइप खत्म हो गया। अब जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे वो है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमने 12th में भी बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो देखिए, कहता है द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, द एक्स एक्सिस एंड द टू फिक्स्ड ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b दे दिया है। आप इसको करेंगे x इज इक्वल टू b। ठीक है, मिस प्रिंटेड है, तो x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b इज गिवन बाय। तो ये तो सबको पता है कि अगर आपको, जैसे अगर कोई कर्व है, आपको याद होगा कि अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है, ये x इज इक्वल टू a होता था लाइन, ये x इज इक्वल टू b होता था, ये x एक्सिस होता था। तो इसके बीच के एरिया को कैसे निकालते थे, a से b एफ एक्स डी एक्स, यानी कि y dx करते थे। तो अगर इस तरह का कोई फंक्शन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है ना, तो y का इंटीग्रेशन a से b के बीच में कर देते थे। तो 113 का ऑप्शन बी करेक्ट है, a टू b y dx। थोड़ा सा ध्यान से देखना है। और वही अगर हमें y एक्सिस के साथ एरिया निकालना होता था ना, ऐसे याद करिए, तो ये हमारा क्या होता था, y इज इक्वल टू, अगर एफ एक्स है तो इसको x इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ, मान लीजिए कैपिटल एफ वाई में बदल देते थे। तो उस केस में यहां पर ये होता था y इज इक्वल टू ए, y इज इक्वल टू बी। तो उस केस में a से b x dy हो जाता था, जब y एक्सिस के साथ करते थे तब। तो वो भी याद रखिएगा।
तो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, सॉरी मैंने चलिए देखा नहीं। द एरिया बाउंडेड बाई एनी कर्व टू गिवन एब्सिसा y इज इक्वल टू सी एंड y इज इक्वल टू डी एंड y एक्सेस, तो यही सेम केस है, y इज इक्वल टू सी और y इज इक्वल टू डी दिया हुआ है। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम इसका 114 का इंटीग्रेशन फ्रॉम सी टू डी, और यहां पे हो जाएगा एक्स डी वाई। अब देखिए इससे मिलता जुलता कौन सा ऑप्शन है, तो मिलता जुलता ऑप्शन है सी टू डी एक्स डी वाई। तो ये आपका ये बेसिक है। अब देखिए यहां पे जो क्वेश्चन है 115 कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1, ये एक इलिप्स का इक्वेशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन है एरिया ऑफ द इलिप्स बिटवीन द मेजर एंड माइनर एक्सिस, तो अगर आप ये निकालने जाएंगे ना, तो देखिए अगर हम इसको लेते हैं, ये अगर मेरा मेजर एक्सिस है तो ये हमारा माइनर एक्सिस होगा। अब आप खुद बताइए कि मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के बीच में कुछ दिख रहा है आपको? कुछ नहीं है। या तो हम टोटल एरिया निकालेंगे या फिर हम किसी एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे। वैसे भी चूंकि ये सिमेट्रिक होता है दोनों एक्सिस के अबाउट, तो ये चारों एरिया जो कवर होता है वो इक्वल होता है। तो वैसे भी जब हम एरिया निकालते हैं तो एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालते हैं और उसमें 4 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो आपका सही नहीं है, क्योंकि इसमें पता कैसे चलेगा कि मेजर एंड माइनर एक्सिस के बीच में कौन सा है? ये हमारा माइनर एक्सिस है, ये हमारा मेजर एक्सिस है। अब इसके बीच में तो कोई है नहीं, बीच में ऐसा होना चाहिए कि इसके बीच में कुछ हो तो एक बात पता चले। तो मेजर एंड माइनर एक्सिस के बीच में कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे दो बातें हो सकती हैं। सबसे पहले इसका मैकेनिज्म क्या है कि y का मान निकालते हैं हम लोग, तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। और फिर y बाई बी का होल स्क्वायर है तो इधर रूट चढ़ जाएगा और b आके गुना में हो जाएगा। तो कुल मिला के ये हो जाएगा b बाई ए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, लिमिट कहां से? तो 0 से लेके a तक। तो जब 0 से लेके a तक इसको स्पेशल इंटीग्रेशन पे तोड़ के जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा पाई बाई 4 इंटू ए बी। इसका क्या आंसर आएगा? पाई बाई 4 इंटू ए बी, यानी कि ये एक क्वाड्रेंट का है। तो देखिए क्वेश्चन जो आपका एग्जामिनेशन में आएगा उसमें इतना मिसप्रिंट नहीं होगा, वो सब कुछ सही से चेक करके पूछा जाएगा। तो ये एक क्वाड्रेंट का है, 1 क्वाड्रेंट यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन से क्लियर नहीं है ना कि क्या पूछना चाह रहा है, ठीक। लेकिन अगर आपका पूरा एरिया पूछ रहा है तो एक क्वाड्रेंट का जब आपका एरिया निकल गया तो आप उसमें 4 से गुना कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? पूरे के पूरे इलिप्स का एरिया दे देगा। तो पाई ए बी फुल इलिप्स का हो गया और पाई बाई 4 ए बी 1 क्वाड्रेंट का हो गया। तो आप डाटा को याद रखिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है। अब 116 है, 116 नंबर क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आपको पता है ये क्या है? ये एक सर्कल है। और कैसा सर्कल है? जिसका सेंटर है 0 0 पे और रेडियस है ए यूनिट। तो देखिए नियम तो कहता है कि हम इसे एरिया बाउंडेड बाई द कर्व से बनाए, यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और फिर उसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए करें। लेकिन आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, आपको पता होना चाहिए सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है ना, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये वही सर्किल है और इसका एरिया निकालना है कि ये टोटल एरिया क्या होगा, और आर की जगह पे ए दिया हुआ है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई ए स्क्वायर। तो जरूरी नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, तो जरूरी नहीं कि आप इसका ना इंटीग्रेशन करिए और फिर निकालिए, निकालने पे फिर वही आएगा जैसे ऊपर वाले में था। तो वैसे ही यहां पे भी आएगा, पाई ए स्क्वायर हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? पाई ए स्क्वायर। एकदम लॉजिक से बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब है 117 नंबर क्वेश्चन। 117 नंबर क्वेश्चन कहता है द लूप ऑफ द कर्व। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा कर्व ट्रेसिंग एक चैप्टर है, ठीक है, उसमें हम कर्व को ट्रेस करते हैं, यानी कि पता करते हैं कि ये कर्व किस किस क्वाड्रेंट में गया, इसका एसिम्टोट कहां पर गया, इसका टैंजेंट कहां पे गया, इसका नॉर्मल कहां से गया, ये एक्स एक्सिस को कहां पे काटा नहीं काटा, ये सब हम पता करते हैं। देखिए तो कर्व ट्रेसिंग में 1 2 नहीं 15-16 पॉइंट होते हैं, जिसके बाद हम उस कर्व को अपने ग्राफ पे ट्रेस करते हैं। तो यहां पर वो उसी से ये क्वेश्चन है, ये कहता है द लूप ऑफ द कर्व। लूप जो होता है ना ऐसा होता है, लूप बनता है, ठीक है। तो आप बहुत सारे जगहों पे देखेंगे ऐसा ऐसा भी लूप बनता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो सबसे पहले बात देखिए कि द लूप ऑफ द कर्व एक्स वाई स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कर्व ट्रेसिंग जो है ना थोड़ा सा महीन काम है, बहुत सारे पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसके कुछ स्पेसिफिक रूल होते हैं। अगर y का पावर इवन है तो दिया हुआ फंक्शन x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, लेकिन यहाँ x का पावर इवन नहीं है, यहाँ x का पावर ऑड है। अगर आप यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, इससे गुना करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा। तो इतना तो पता चला कि ये जो कर्व है वो सिर्फ एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। अब आप देखिए अगर x की जगह पे माइनस ए रखते हैं तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर x की जगह पे माइनस टू ए रखते हैं तो भी 0 हो जाएगा, दोनों केस में y 0 हो रहा है। यानी कि x की जगह पे अगर हम माइनस ए 0 रखें और माइनस टू ए 0 रखें, ये दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो कुछ कुछ पॉइंट पता चल गया। जब आप इसको खींचेंगे ना तो देखिए लूप यहीं पर बनता है इसमें, ये सब बहुत फेमस कर्व है, गिना चुना कर्व होता है, वही आपके एग्जाम में पूछता है। तो ऐसा इसका ग्राफ बनेगा और एसिम्प्टोट जो है वो वाई एक्सिस हो जाता है इसका। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो। हमसे वो नहीं पूछता, हमसे पूछता है कि इसका जो लूप है वो किन के बीच में है। तो देखिए x इज इक्वल टू माइनस ए एक लाइन खींच दीजिए और x इज इक्वल टू माइनस टू एक लाइन खींच दीजिए, इसी के बीच में ये लूप है। बाकी हमसे कुछ नहीं पूछ रहा, नहीं तो बाकी के आगे के चैप्टर में हमसे पूछेगा कि भाई इसका एरिया क्या है, इसके लूप ने कितना एरिया बनाया। तो हम क्या करेंगे, इस कर्व का इंटीग्रेशन कर देंगे माइनस टू ए से लेके ए तक, और वो जो इंटीग्रेशन होगा सिर्फ ऊपर वाले का एरिया देगा, और चूंकि ये सिमेट्रिक है तो जितना ऊपर उतना ही नीचे, हम उसमें 2 से गुना कर देंगे। इस लूप के द्वारा जो एरिया बाउंडेड हो रहा है वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे मेन चीज है इसका ग्राफ। ठीक है, तो ये जो है ना ये ऊपर की तरफ भागता है और ये नीचे की तरफ इंफिनिटी पे भागता है, और ये एक्स एक्सिस पे ही कटता है। तो ये दो लाइन है, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू ए, और ये वाला लाइन है एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। और ये आप यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं कि कौन सा 2 पॉइंट है। तो उस हिसाब से 117 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस ए एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस टू ए। ठीक उसी तरह से है कि अगर एरिया बिटवीन 2 कर्व्स हो, तो आपने पढ़ा होगा अगर एरिया बिटवीन 2 कर्व्स हो तो मान लीजिए कि आपका एक कर्व है y1, दूसरा कर्व है y2, इन दोनों के बीच में क्या एरिया होगा। तो y1 ने जो एरिया कवर किया उसमें से अगर y2 के एरिया को काट के हटा दें तो क्या हो जाएगा, एरिया बाउंडेड बिटवीन 2 कर्व्स होगा। बेसिक कंसेप्ट है। तो हमने अब किसी के भी अगर ऑर्डिनेट के बीच में a या b, किसी भी 2 नंबर्स के बीच में अगर निकालना है तो a टू b हम लोग क्या करते हैं, y1 माइनस y2 dx कर देते हैं। क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है तो बहुत जगह यहाँ पे मॉडुलस लगा हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ पे नहीं लगा है कोई बात नहीं है, पर याद रखिएगा कि मॉडुलस लगाने के पीछे बस यही रीजन होता है कि जो एरिया हो वो एरिया क्या हो, पॉजिटिव हो, एरिया निगेटिव नहीं लेना है। तो यहाँ पर देखिएगा कि मॉडुलस लगा हुआ रहेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से जो हमारा क्वेश्चन है 118 जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो गया, ए टू बी y1 माइनस y2। तो यहाँ पे ना मॉडुलस दे दे तो ज्यादा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, y1 माइनस y2 थोड़ा सा उसमें दिक्कत है, लेकिन अगर यहाँ पे हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, मॉडुलस लग जाए तो ये सही हो जाएगा। अब है 119। ठीक है, तो 119 जो है ना ये कैलकुलेटिव है। ठीक है, तो 119 मैंने जो बताया आपको इसका भी क्या है कि एसिम्प्टोट के बीच का एरिया निकालना है। ठीक, तो इसको मैंने कैलकुलेट किया नहीं है, ये छूट गया मेरे से। ठीक है, तो बस वही है, ये कर्व भी जाना पहचाना कर्व है। ठीक है ना, आप इस कर्व को भी अगर बनाएंगे तो ये कर्व जो है ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में ऐसे बनता है। ठीक है, ये ऐसे बनता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि एसिम्प्टोट जो होता है वो जाके अनंत पे कर्व को टच करता है, उसको एसिम्प्टोट कहते हैं। तो उसके बीच में क्या एरिया बन रहा है ये निकालना था। ठीक है ना, ये कर्व भी बहुत फेमस कर्व है 120। तो ये जो है ना ये छूट गया है, मैं अगले वीडियो में हो सके तो इसका आंसर बता दूंगा। अब है एरिया ऑफ द कर्व आर इज इक्वल टू एफ थीटा। देख के ही पता चल रहा है आर इज इक्वल टू एफ थीटा का मतलब क्या है, पोलर कर्व है, और थीटा इज इक्वल टू अल्फा एंड थीटा इज इक्वल टू बीटा पे हमें मान निकालना है। तो हमने डिफरेंशिएशन में भी शायद ऐसा क्वेश्चन हमने देखा था, नहीं देखा था तो अभी देख लेते हैं कि हाफ अल्फा टू बीटा आर स्क्वायर डी थीटा। ठीक है, या फिर 100 तक के क्वेश्चन में जरूर ये क्वेश्चन एक बार आया है। ठीक ना, तो आप एक बार उधर भी देख लीजिएगा, एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछते रहता है। तो
यहाँ पे 120 का कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है? हाफ, हाफ किस में लगा हुआ है? सिर्फ एक ही ऑप्शन में लगा हुआ है, वो है ऑप्शन सी। तो अल्फा टू बीटा आर स्क्वायर डी थीटा, ये क्या हुआ हमारा? 120 का सही ऑप्शन हुआ सी। अब कहता है 121, द एरिया बाउंडेड बाय द टू कर्व्स r1 इज इक्वल टू f1 थीटा एंड r2 इज इक्वल टू f2 थीटा एंड द टू गिवन रेडियाई वेक्टर थीटा इज इक्वल टू अल्फा एंड थीटा इज इक्वल टू बीटा। जिस तरह से हमने अभी ऊपर वाले दो कर्व के बीच का निकाला था ना, y1 माइनस y2 करके, ठीक उसी तरह से ये पोलर फॉर्म में दो अलग अलग कर्व हैं और इनके बीच का एरिया निकालना है। तो यही होगा, बस r1 माइनस r2 का स्क्वायर हो जाएगा। सेम फॉर्मूला है, एक कर्व के लिए ये है, तो दो कर्व के लिए क्या होगा कि r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। सब कुछ सेम रहेगा, बस हम लोगों को उसके बीच का निकाल देना है, ठीक है। और अब सेम बात है कि अगर आप मॉडुलस लगा देते हैं तो ज्यादा ठीक रहता है। तो आप 121 का ए ऑप्शन सही होगा, 1/2 अल्फा टू बीटा। और r1 के स्क्वायर में से r2 के स्क्वायर को घटा दे या r2 के स्क्वायर में से r1 के स्क्वायर को घटा दे, इसीलिए क्योंकि कौन बड़ा एरिया कवर कर रहा है वो हमें नहीं पता। मान लीजिए अगर r1 बड़ा एरिया कवर कर रहा है तो r1 में से r2 घट जाएगा, इसीलिए मॉडुलस लगाते हैं। तो ये और सटीक आंसर होगा अगर इसमें मॉडुलस लग जाए तो, ठीक है। 122 है, कहता है एरिया बाउंडेड बाय द कार्डियोइड, ठीक है। तो कार्डियोइड का मतलब होता है, अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे ना तो इसका ग्राफ होता है ऐसे, माइनस है ना, तो ये दिल के जैसा होता है, इसीलिए इसका नाम है कार्डियोलॉजिस्ट। का मतलब होता है ना हृदय रोग विशेषज्ञ, तो ये कार्डियोइड है। अगर वही अगर यहाँ पे r इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा हो जाता ना, तो यही कार्डियोइड उल्टा साइड में बन जाता, इधर बन जाता, थीटा के कारण माइनस कॉस थीटा के कारण ये उल्टा हो गया। और दोनों केस में एरिया सेम ही आएगा आपका, ठीक है। दोनों केस में क्या होगा, एरिया आपका सेम ही आएगा। और जब आप इसको सॉल्व करिएगा, कुछ नहीं, ऊपर वाले फॉर्मूला से एकदम सेम फॉर्मूला है, आपको इंटीग्रेशन कर देना पड़ेगा 0 से लेके π/4 तक, ठीक है। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और डी थीटा। आप इसका इंटीग्रेशन करिए, लिमिट पुट करिए, आपका जो वैल्यू आएगा वो होगा ऑप्शन 3/2 πa²। एकदम सेम फॉर्मूला ऊपर दिया हुआ है, उसी के हिसाब से बनेगा। ठीक उसी तरह से एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द पैराबोलाज, अभी मैंने आपको बताया कर्व ट्रेसिंग का कंसेप्ट। जिसका पावर इवन होगा, अगर y का पावर इवन होगा तो कर्व किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, x के अबाउट। अगर x का पावर इवन होगा तो y के जो कर्व होगा वो किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, x का इवन होगा तो y के अबाउट। तो यहाँ पर ना दो अलग अलग पैराबोला, यहाँ पर ये जो पैराबोला है ना, ये है आपका राइट हैंडेड पैराबोला, और ये जो पैराबोला है ना x² इज इक्वल टू 4y, ये है आपका अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो एक तो देख के पता चल रहा है कि 0 0 0 0 एक ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करता है। अब ये कौन सा पॉइंट है, तो जब आप यहां पर निकालेंगे तो ये 4x दिया हुआ है, यहाँ 4y दिया हुआ है। आप यहाँ पे जब पुट करेंगे तो 4 4, आप ऐसे भी सॉल्व करके देख लीजिए, और नहीं तो 4 4 रख के देखिए, यहाँ भी 16 यहाँ भी 16, दोनों इक्वेशन 4 4 से सेटिस्फाई हो रहा है। तो आपको क्या करना है, वही y1 माइनस y2 लगा देना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 0 से लेके 4 तक किसको इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे बड़ा एरिया कौन कवर कर रहा है, राइट हैंडेड पैराबोला, यानी कि y² इज इक्वल टू 4x। तो जब आप y का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2√x, और इसमें से y का मान क्या हो जाएगा, तो 1/4 x²। और जब आप इसको इंटीग्रेट करके फाइनल वैल्यू निकालेंगे जो मैंने कैलकुलेट किया है, तो वो आपका हो जाएगा 16/3 स्क्वायर यूनिट, 16/3 स्क्वायर यूनिट। आप एकदम से करिए, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपका इस तरह का सारा क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। आप ये मत सोचिए कि ये जो क्वेश्चन है वो आपको एकदम एग्जैक्टली यही पूछेगा, ठीक है ना। तो अब जैसे इसने पूरा एकदम भर भर के दे दिया एरिया बाउंडेड बाई कर्व, ठीक उसी तरह से कहता है कि एरिया बिटवीन y इज इक्वल टू 2 माइनस x² एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो देखिए पहला जो है y इज इक्वल टू 2 माइनस x², ये तो हमारा एक पैराबोला है, और यहाँ पे जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये है y इज इक्वल टू माइनस x। तो ये हमसे पूछ रहा है, तो वही सेम चीज है कि सबसे पहले हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, फिर उसके बाद इन दोनों के बीच का जो कॉमन रीजन होगा उस कॉमन रीजन को हमें
इनक्लोज करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एरिया बिटवीन, तो ये है आपका 124, आप इसको कैलकुलेट करेंगे। अगर दिक्कत हो तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना सकता हूं, क्योंकि ये ना बड़ा कैलकुलेटिव होता है, ठीक है। तो इसमें मैंने कैलकुलेट किया है, अगर फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें कुछ आंसर में हो सकता है जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन में कुछ अगर मिस्टेक हुआ हो, तो आप काइंडली कमेंट करके मुझे बता देंगे, ठीक है। लेकिन मैंने एक बार ना करने के बाद सब चेक कर लिया था। ठीक उसी तरह से है द एरिया बाउंडेड बाई द पैराबोला दिस एंड द लाटस रेक्टम। लाटस रेक्टम क्या होता है? तो लाटस रेक्टम होता है एक्स इज इक्वल टू ए, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax कैसा पैराबोला है? तो राइट हैंडेड पैराबोला है, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो इसका लाटस रेक्टम होता है एक्स इज इक्वल टू ए। तो देख लीजिए यहां पर आपको 0 से लेके ए तक इस कर्व का क्या करना है? इंटीग्रेशन कर देना है। तो क्या हो जाएगा? 2√a बाहर निकल जाएगा और 0 से ए तक किसको इंटीग्रेट करना है? √x dx को, ठीक है। तो जब आप यहां पे देखिए, यहां पे कुछ कुछ ना कंफ्यूजन हो जाता है। यहां पे कहता है द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला दिस एंड इट्स लाटस रेक्टम। तो देखिए लाटस रेक्टम ये है और पैराबोला आपको दिख ही रहा है। तो अगर आप सिर्फ ये निकाल रहे हैं तो मतलब आप सिर्फ ऊपर का एरिया निकाल रहे हैं, लेकिन अगर आपको टोटल एरिया निकालना है ना, तो आपको इस एरिया में 2 से गुना करना पड़ेगा। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, क्योंकि ये जितना ऊपर कवर करेगा उतना ही नीचे कवर करेगा। तो अगर आप सिर्फ ऊपर का निकालेंगे, ठीक है, तब तो आपका आएगा 4/3a²। तो उस हिसाब से ऑप्शन बी सही होगा। लेकिन यहां पे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में कुछ नहीं कहा, इसने कहा कि द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला। तो इसमें आप 2 से गुना करिए, यानी कि जब आप इसको सॉल्व करिएगा ना, तो आपके पास आंसर आएगा 8/3a², क्योंकि आपको टोटल एरिया निकालना है। क्वेश्चन के टोन से यही लग रहा है कि आपको पूरा का पूरा एरिया निकाल रहा है, पर हमें क्वेश्चन के मिसप्रिंट होने में नहीं फंसना है, हमें कंसेप्ट सीखना है। क्योंकि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो हमें टोटल एरिया ही निकाल के देना होता है, नहीं तो वो बोलेगा कि बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया है वो सिर्फ बताइए, नहीं तो टोटल एरिया पूछेगा वो। तो 126 है। यहां पे भी क्या है? 2 पैराबोलास दिए हुए हैं, y इज इक्वल टू 2x² एंड y इज इक्वल टू x² प्लस 4। अब यहां पे क्या बात है कि ये दोनों जो पैराबोला है ना, ये अपवर्ड पैराबोला है। पहले वाले में क्या था? एक राइट हैंडेड था और एक अपवर्ड था। तो मान लीजिए कि अगर कोई पैराबोला बड़ा या छोटा होगा, तो उस हिसाब से आपको बताना पड़ेगा कि इनके बीच का एरिया क्या निकला, ठीक है। तो जब आप इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए, दोनों 2x² इज इक्वल टू x² प्लस 4 को सॉल्व कीजिएगा, तो x इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे जब आप y इज इक्वल टू 2x² है और यहाँ पे भी y इज इक्वल टू x² प्लस 4 है, खींच के लाइए इधर x² को, तो x² इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। यानी कि ये क्या कर रहे हैं? एक -2 पे कट कर रहे हैं, यहाँ पे x -2 है और एक +2 पे कट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो इसके बीच में, इन दोनों के बीच का एरिया क्या होगा? तो -2 से 2 के बीच में y1 माइनस y2 सब्सट्रैक्ट करके आपको इसका एरिया निकाल देना है। जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करके एरिया निकालेंगे तो 32/3² यूनिट होगा, ठीक है। क्या करना है आपको? y1 माइनस y2, ठीक है, जो बड़ा हो छोटा हो आपको मॉडुलस वैल्यू बाद में ले लेना है। तो 2x² माइनस x² माइनस 4, इसी का इंटीग्रेशन -2 से 2 तक कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपका जो एरिया होगा वो निकल जाएगा, ठीक है। और वो निकल के कितना आएगा? 32/3² यूनिट। ठीक उसी तरह से 127 है। द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला दिस एंड द स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 इज व्हाट? तो सेम प्रोसीजर है। अगर आप इसको ठीक उसी तरह से पहले पैराबोला को ट्रेस करिए, ये अपवर्ड पैराबोला है क्योंकि x का पावर इवन है तो y के अबाउट सिमेट्रिक होगा, यानी कि जिसका पावर 1 होता है सिमेट्रिक उसी के अबाउट होता है पैराबोला के केस में। लेकिन अगर आप रूल जानना चाहते हैं तो अगर x का पावर इवन है तो y के अबाउट सिमेट्रिक होगा, अगर दोनों का पावर इवन है तो x और y दोनों के अबाउट सिमेट्रिक होगा। जैसे कि ये सर्कल या फिर ये इलिप्स, ये x एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक होता है, y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक होता है। अगर आप इसका इक्वेशन देखेंगे तो x² प्लस y² इज इक्वल टू a² सर्किल है, और नहीं तो x² बाई a² प्लस y² बाई b² दिस इज इक्वल टू 1। उसी तरह से आपका जो हाइपरबोला होता है वो भी दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, x के ऊपर नीचे सेम और y के ऊपर नीचे भी सेम एरिया कवर करता है। तो वहां पे भी क्या हो जाता है? x² बाई a² माइनस y² बाई b² दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर भी x का पावर इवन, y का पावर इवन, दोनों का पावर इवन होगा तो दोनों के दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो मान लीजिए कर्व ट्रेसिंग का क्वेश्चन है, आपसे कोई एक कर्व ही दे दिया बहुत लंबा चौड़ा, पूछा कि ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है,
तो उसमें आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। तो 127 को जब आप सॉल्व करेंगे एकदम सेम प्रोसेस से, हमने 11 12 में बहुत सारा पढ़ा है, लेकिन फिर भी दिक्कत हो आप कमेंट करिएगा, अलग से वीडियो बना दूंगा मैं। 128 है द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन r इज इक्वल टू a cos 2 थीटा। देखिए ये जो कर्व है ना, ये कर्व बहुत फेमस कर्व है, ठीक है। पोलर में जब आप जाएंगे तो इसको जैसे यहाँ पे एक आपको मैं बता देता हूं, अलग से बता देता हूं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 2 थीटा ही पूछे। r इज इक्वल टू a cos n थीटा। अगर n थीटा है तो यहाँ पे जो पंखुड़ियां बनेंगी जिसको हम लूप कहते हैं वो बनेगा 2n। अगर यहाँ पे 5 थीटा है तो पंखुड़ी कितना बनेगा 10, और अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो कितना बनेगा 4, ठीक है, याद रखिएगा। और इस कर्व का स्पेशली नाम क्या है, इसका नाम है, इस कर्व को कहा जाता है रोज कर्व, क्योंकि जितना भी होगा पंखुड़ी बनते जाएगा, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है रोज कर्व। लेकिन ये स्पेशल केस है, 2 थीटा के केस में 4 बन रहा है, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रिफोलियम। क्या बोलते हैं इसको? क्वाड्रिफोलियम इसका नाम है, इस कर्व का नाम है। जैसे कार्डियोडिड बोलते हैं, वैसे ही इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रिफोलियम बोलते हैं। तो आप खुद बताइए कि जो r इज इक्वल टू a cos 2 थीटा है, इसमें कितने लूप्स दिख रहे हैं आपको? तो 4 लूप्स है इसमें, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है 129, ये कहता है कि द एरिया ऑफ द वन लूप, यानी कि इसका चारों लूप बराबर होगा। मेरे चित्रकारी पे मत जाइए, मेरा चित्रकारी थोड़ा कमजोर है, ठीक ना। तो चारों लूप जो होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो क्या पूछ रहा है हमसे? वो हमसे पूछ रहा है कि सेम कर्व का r इज इक्वल टू a cos 2 थीटा का क्या पूछ रहा है? वो एरिया पूछ रहा है, एरिया ही पूछ रहा है ना। द एरिया ऑफ द वन लूप, हमें ज्यादा का नहीं, सिर्फ एक लूप का। अगर चारों का कहेगा, चारों का एरिया इक्वल होता है, 4 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो आपका कर्व दिया हुआ है r इज इक्वल टू a cos 2 थीटा। अब देखिए जो आपका लूप भी इसमें बनता है, अगर हम इसी लूप को पकड़ लें तो ये क्या है? एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है। तो जितना ऊपर बनेगा उतना ही नीचे बनेगा, ठीक। तो अगर आपको टोटल लूप का एरिया चाहिए तो ऊपर वाले का एरिया निकाल के 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 इंटू, और जो होता है आपका 1/2 r स्क्वायर डी थीटा, वही कंसेप्ट यहां पे लगेगा 0 से लेके π/4 तक, और r स्क्वायर डी थीटा के कंसेप्ट पे लगा दीजिए। और r स्क्वायर का मतलब हो गया a स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा, और आप इंटीग्रेशन जानते हैं, ठीक है। तो r स्क्वायर, तो देखिए ये 2 से 2 तो कट गया, थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? r स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 0 से π/4 cos स्क्वायर 2 थीटा। अब cos स्क्वायर 2 थीटा का इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता नहीं है, तो 0 से π/4, और हम इसको क्या लिख देंगे? 1 प्लस cos 4 थीटा बाई 2, 1 प्लस cos 4 थीटा बाई 2। और जब उसके बाद यहां पर क्या होगा? ए स्क्वायर जो था वो बाहर लिख दीजिएगा, क्योंकि इसमें ए स्क्वायर भी है। तो ए स्क्वायर बाहर, तो ए स्क्वायर बाई 2 बाहर, 1 का हो जाएगा थीटा, और cos 4 थीटा का क्या हो जाएगा? साइन 4 थीटा बाई 4। अब आपको लिमिट कहां से कहां रखना है? 0 से π/4 रखना है। तो जब आप π/4 रखेंगे तो थीटा की जगह पे π/4 होगा, और जब साइन 4 इंटू π/4 रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन पाई। साइन पाई होता है 0, और 0 के केस में दोनों 0 हो जाएगा, यानी कि सिर्फ एक ही वैल्यू निकला, कौन सा? a स्क्वायर बाई 2 इंटू π/4। तो कुल मिला के ये क्या हो गया? a स्क्वायर π/8, ठीक है, a स्क्वायर बाई 8, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये हमारा, ये कोई बहुत भारी चीज नहीं है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला आपको याद है तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए फिर से वही क्वेश्चन है कि द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो देखिए अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो हमें तो बनाना पड़ता, लेकिन आपको देख के पता चल रहा है कि ये एक ऐसा सर्किल है जिसका सेंटर है 0 0 पे, और रेडियस क्या है? √2 यूनिट है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर हो गया। तो इस केस में आपको सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए, πr स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला जो होता है सर्कल का वो लगा दीजिए। तो पाई इंटू √2 का स्क्वायर, ये एकदम बचपन वाला फॉर्मूला है। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? 2π। कोई डाउट नहीं करना है, वो भी फॉर्मूला सही है। यहां तो हम इसको बनाते थे ना इंटीग्रेशन के मेथड से, तो इसलिए ऐसा करना पड़ता था। तो यहां पर इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? 130 का 2π है, 2π स्क्वायर यूनिट डी में है,
तो इसका डी हो जाएगा। तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है कि आप परेशान हो जाइए, आप सारे क्वेश्चन को पढ़िए, जरूर आपको पता चल जाएगा कि कुछ क्वेश्चन में आपका लॉजिक डेवलप कर जाएगा, वो हो जाएगा, काम हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद है कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ एन कर्व, ठीक है, कि जिस प्रोसेस, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, तो रेक्टिफिकेशन कहते हैं, आपको पता भी होगा, ये डेफिनेशन भी हो सकता है, फाइंडिंग अ स्ट्रेट लाइन हुज लेंथ इज सेम एज दैट ऑफ द स्पेसिफाइड कर्व आर्क इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन, ठीक है। कर्व ट्रेसिंग में तो हम कर्व को ट्रेस करते हैं, उसका प्लॉटिंग करते हैं, नन ऑफ दीज होगा नहीं। और क्वाड्रेचर निकालते हैं हम लोग, उसमें क्या करते हैं, किसी भी कर्व के एरिया को कॉरेस्पॉन्डिंग क्वाड्रिलेटरल के एरिया में कन्वर्ट करते हैं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऐसे भी ये डेफिनेशन भी है कि जो हम आर्क लेंथ निकालते हैं, उस चैप्टर का टॉपिक का नाम ही होता है रेक्टिफिकेशन, ठीक है। तो 132 है, उसी रेक्टिफिकेशन में आर्क लेंथ एस जो है वो कैसे निकलता है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। तो ये नहीं होगा, ये उल्टा लिखा हुआ है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए सही हो गया, ठीक है। अब उसी तरह से जब आपका फॉर्मूला आपके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्मूला है डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पे, तो अगर मान लीजिए कि कोई कर्व दे दे और आपको निकालना पड़े, तो कुछ नहीं करिए, अगर कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है तो डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, 1 प्लस रूट अंडर लिख के उसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, जो आएगा वही उसका आर्क लेंथ होगा, ठीक है। अब यहां पर दिया हुआ है कि यहाँ पे भी आर्क लेंथ ऑफ द साइक्लॉइड पूछ रहा है, कि आर्क लेंथ ऑफ द साइक्लॉइड क्या होगा, ठीक है। तो आर्क लेंथ ऑफ द साइक्लॉइड निकालना है, ये हमारा हो गया पोलर कर्व, ठीक है। तो पोलर कर्व के लिए फिर पोलर का फॉर्मूला है, ठीक है। तो 135 क्वेश्चन पहले अगर आप देख लेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अगर आपको पता है तो 135 में कहता है द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए पोलर कर्व, ये जनरल फॉर्मूला है। तो पोलर कर्व का फॉर्मूला होता है थीटा 1 से लेके थीटा तक रूट अंडर आर स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा, इससे मिलता जुलता है, उसी को रिप्लेस करके ये मिलता है। तो यही फॉर्मूला आप यहां पे लगा दीजिए, ठीक है। सॉरी, ये पोलर कर्व नहीं है, ये पैरामीट्रिक कर्व है, ठीक है। ये पोलर कर्व नहीं है, सॉरी, ये क्या है, पैरामीट्रिक कर्व है, मुझे सिर्फ एक ही दिखा था, आर इज इक्वल टू थीटा के फॉर्म में रहे तब, ये तो पैरामीट्रिक कर्व है। तो उस केस में आपका हो जाता है कि आप जब डीएस निकालेंगे ना, तो रूट अंडर डीएक्स स्क्वायर प्लस डीवाई स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप डीएक्स स्क्वायर प्लस डीवाई स्क्वायर को सॉल्व करिए, तो डीएक्स दिया हुआ है, इसका स्क्वायर कीजिए और इसका स्क्वायर करके सॉल्व करिए। तो सॉल्व करने पर आपको रूट के अंदर मिल जाएगा, ए तो बाहर निकल जाएगा, ए स्क्वायर दोनों में निकलेगा, तो ए स्क्वायर बाहर निकल जाएगा। जब आप इसको फाइनली सॉल्व कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 2 माइनस 2 कॉस थीटा, तो रूट 2 बाहर निकल जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है, तो उस हिसाब से ये क्या हो गया, एक 2 तो बाहर रह गया, बाहर निकल गया, और 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है ना, तो a इंटू टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये हो गया 2a साइन थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका, ds आ गया, ds आ गया। अब आपको क्या करना है, l का मान निकालना है, यानी कि आर्क लेंथ इन पैरामीट्रिक फॉर्म। तो l का फॉर्मूला होता है l इज इक्वल टू 2a और इंटीग्रेशन साइन थीटा बाई 2 डी थीटा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपका साइन थीटा बाई 2 है, तो ये बटा का 1/2 इसमें जाके गुना हो जाएगा, तो 4a माइनस कॉस थीटा बाई 2। लेकिन चूंकि एरिया है, हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, तो इसलिए जो आंसर होगा उसमें पॉजिटिव वैल्यू लीजिएगा, मैंने मॉडुलस इसीलिए ले लिया है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 4a कॉस थीटा बाई 2, 133 का 4a कॉस थीटा बाई 2, यही है 1/2 थीटा, तो 33 का a हो गया, ठीक है। उसी तरह से है द होल लेंथ ऑफ द लूप ऑफ द कर्व 134। तो 134 में आपको क्या करना है कि इवन पावर है, ठीक है, इवन पावर है y का, x का भी इवन पावर है ना, तो क्या हो गया, सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिसेस हो जाएगा। फिर आप यहां से y का मान निकाल लीजिए, तो y का मान क्या हो जाएगा, पहले तो 1/3a इधर लाना पड़ेगा, तो यहां से ना आप क्या करिए, y का वैल्यू निकाल लीजिए। y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/3 और x इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और जब इधर का स्क्वायर इधर आएगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही y निकल गया आपको dy बाई डी एक्स निकाल लेना है,
ठीक है। जब आप dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लोगे तब उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे कहता है होल लेंथ का मतलब होता है पेरीमीटर, यानी कि लूप का पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो आप उसमें आपको इसको एडजस्ट कर देना है। 134 कर रहे हैं। एक बार ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंने लिख दिया, तो इसको ना हम लोग ऊपर वाला डिलीट कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जगह कम है क्योंकि मॉडल पेपर को ही मैंने सीधे यहाँ पे ले लिया है, तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे अब जो होगा तो दिस इज इक्वल टू 2 × 0 to a और रूट अंडर 1 + dy/dx का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर दीजिए। जब आप, चूंकि ऑलरेडी आप dy/dx का होल स्क्वायर सॉल्व कर चुके हैं, जब फाइनली आप इसको सॉल्व करके लाएंगे तो आपका फाइनल आंसर होगा 4/√3a। इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 4/√3a, क्योंकि हम ऊपर और नीचे दोनों लूप को जोड़ेंगे ना। जब लूप होगा तो सिमेट्रिक है, तो हम ऊपर वाला सिर्फ लेंथ नहीं निकालेंगे, हम तो होल लेंथ कहता है ना, पूरे के पूरे लेंथ को निकालने के लिए कह रहा है। तो हम एक्स एक्सिस के ऊपर गिनेंगे, नीचे नहीं गिनेंगे, दोनों गिनेंगे, ठीक है। तो आपके पास जो आएगा वो क्या आएगा, 4/√3a। लेकिन अब देखिए यहाँ पे आपको लगेगा कि कोई ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन देखिए एक तो ये √3 से ये √3 बार में कट गया, लेकिन 2/√3a जो है ना वो कब आता, जब हम इस 2 से गुना नहीं करते तब। लेकिन जब इसने पूरा का पूरा पूछा है ना, तो अगर आप इसमें 2 से गुना कर देंगे तो ऑप्शन ए सही होगा, नहीं तो कोई सही नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अगर आप पूरा का पूरा लेंथ निकालना चाहते हैं तो जो ऑप्शन ए में दिया है उसमें 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है। 135 फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला हमने देख लिया। अब यहां पर जो है 135 का यूज 136 में होगा पेरीमीटर निकालने के लिए। आर्क लेंथ निकालना है कार्डियोइड का, r = a × 1 - cos थीटा, ठीक है। तो अभी आपने जो फॉर्मूला देखा है r² + dr/d का होल स्क्वायर, तो सबसे पहले आप खुद देख लीजिए यहाँ पे कि r² तो आपको समझ में आ रहा है कि a² × 1 - cos थीटा का स्क्वायर होगा, लेकिन dr/d निकालने हम जा रहे हैं, तो dr/d बाहर a रहेगा, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, और माइनस cos थीटा का डिफ्रेंसिएशन होता है -sin थीटा, तो इट बिकम्स +sin थीटा। अब इसके बाद आपको किसका मान निकालना है, इसका r² + dr/d का, r² + dr/d का होल स्क्वायर। तो जब आप a² तो दोनों में मिल जाएगा ना, क्योंकि जब आप इसका r का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी a² मिलेगा और dr/d में भी मिल जाएगा, तो मैं पहले ही निकाल ले रहा हूँ। तो 1 + cos² थीटा -2 cos थीटा, और फिर उसके बाद में dr/d है, तो a² निकाल ही चुके हैं, तो +sin² थीटा। अब आप देखिए sin² थीटा + cos² थीटा क्या हो गया, 1 1 + 1 2, 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 - cos थीटा। तो a² बाहर था ही, और 1 - cos थीटा क्या होता है, 2 sin² थीटा/2, तो 4a² sin थीटा/2। ये किसका वैल्यू आया, r²। जब आप इसका रूट चढ़ा देंगे तो 4 का रूट निकलेगा 2a² का a, और sin² थीटा/2 का sin थीटा/2। तो ये कुल मिला के क्या आ गया, इतना। अब ये जो आया आपको इसका इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक है, 136 का। तो ये क्या हो जाएगा, 0 से लेके पाई तक। कार्डियोइड आपने देखा था, कार्डियोइड क्या होता है, एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो जो ऊपर का कर्व होगा, ये जो एरिया होगा, या पेरीमीटर हो या एरिया हो, पेरीमीटर है तो सिर्फ ये लेंथ काउंट करेंगे, आर्क लेंथ, एरिया होगा तो ये पूरा। तो उस हिसाब से ये जो हमारा पेरीमीटर है वो आर्क लेंथ है, तो मुझे अगर टोटल का कहता है कि पेरीमीटर निकालना है, मतलब नीचे वाला भी गुना करना है, तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए, और 0 से लेके पाई तक में आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। जब आप इसको फाइनली इंटीग्रेट करिएगा तो आपका फाइनल आंसर आएगा कैलकुलेट करने पर 8a। आप इत्मीनान से इंटीग्रेट करिएगा, अगर आपने 2-4 क्वेश्चन भी बना लिया ना तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, बस डरना नहीं है, आपको बना देना है, ये सॉल्व हो जाएगा। रटने की गलती नहीं करिएगा, जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, मैं बार बार कह रहा हूं, इससे मिलता जुलता आएगा, ठीक है ना। अब यहां पर कहता है कि द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए पेडल कर्व बिटवीन r = r1 टू r = r2 इज गिवन बाय। तो 137 जो है ये एकदम से फॉर्मूला है। तो हमने कार्टेशियन का देख लिया, हमने पोलर का देख लिया, हमने अब पेडल का देख रहे हैं, ठीक है। तो पेडल में 137 में r1 से r2 r dr/√r² - p²। पेडल ऐसे भी r और p में रिलेशन होता है, तो यहां पर क्या हो गया, 137 का ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, ठीक है। तो 137 के बाद है 138, ठीक है।
अब देखिए यहां पे है इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ ए कर्व इज ए रिलेशन बिटवीन, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन पहले भी था, 50-51 नंबर क्वेश्चन जो था ये सेम था कि एस और साई में जो रिलेशन होता है उसको कौन सा इक्वेशन कहते हैं, उल्टा पूछा हुआ था यहाँ पे। तो हमने वहां पे जवाब दिया था इंट्रिंसिक इक्वेशन होता था, और यहाँ पे पूछ रहा है कि इंट्रिंसिक इक्वेशन में किसके किसके बीच में रिलेशन होता है। तो देखिए अगर 2 डायमेंशनल है तो एस और साई में एस होता है आर्क लेंथ और साई होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, याद रखिएगा। एस होता है आर्क लेंथ, साई होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। लेकिन अगर आपका यही क्वेश्चन, अगर यही इंट्रिंसिक इक्वेशन 3D में हो जाएगा, तब उस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर के और टॉर्जन टॉ, टॉर्जन का मतलब होता है कितने स्पीड से कोई कर्व रोटेट करता है। तब जैसे आप कोई भी कर्व, जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जैसे ये कार्डियोइड जब हमने बनाया था तो यहाँ पे जो इसका जो रोटेशन है, यहाँ टॉर्जन इसी को बोलते हैं, रेट ऑफ रोटेशन। तो उस केस में एस, साई, के एंड टॉ, टॉ का मतलब टॉर्जन। तो अगर 3D में ये क्वेश्चन पूछे तो 4 चीज के बीच में रिलेशन होगा, 2D में पूछे तो आर्क लेंथ और स्लोप ऑफ द टेंजेंट में काम बन जाएगा, ठीक है। अब है 139 कहता है कि द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कैटेनरी, कैटेनरी एक तरह का कर्व है, तो y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी इज, तो वही है इंट्रिंसिक। सारे इक्वेशन को हम एक से दूसरे में ट्रांसफॉर्म करते हैं, और ये सब गिना चुना कुछ कर्व है। तो आपका 139 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, एस इज इक्वल टू सी टैन साई। और 140 है कार्डियोइड का, आपसे पूछ रहा है इंट्रिंसिक इक्वेशन, तो ये सब तो फेमस कर्व है। तो 140 द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कार्डियोइड आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसका कौन सा हो जाएगा, एस इज इक्वल टू 4a इंटू 1 माइनस कॉस साई बाई 3, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। तो यहां पर क्या करना रहता है कि डी आर बाई डी थीटा, टैन फाई, इन सब का वैल्यू निकाल के, और फाइनली एस इज इक्वल टू 0 से थीटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा करके, और इसको सॉल्व करके हम लोग थीटा को इलिमिनेट कर देते हैं। और साई में जो इक्वेशन आता है, क्योंकि पोलर है तो आर और थीटा रहेगा ही रहेगा, लेकिन हमें इंट्रिंसिक में जाना होता है तो हम थीटा को इलिमिनेट कर देते हैं। तो आप इलिमिनेट करेंगे, ये मतलब 8.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता था, ठीक है। तो ये इंट्रिंसिक इक्वेशन देता था। तो एस इज इक्वल टू जो आया आपका 4a इंटू 1 माइनस कॉस साई बाई 3, यही है आपका, सॉल्व करने के बाद यही आएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन इसी टाइप पे हम लोग देख लेते हैं कि द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल क्यूब इज सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू, देखिए मैंने अभी बार बार बोला था, जिसका पावर इवन होगा उसके अपोजिट साइड वाले वेरिएबल के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो 41 में y का पावर इवन है, पर आप अगर RHS को तोड़ेंगे तो x का पावर ऑड आएगा, तो ये किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, y का पावर इवन है तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में इतना ही करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और फिर से बोलूंगा मैं कि थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो डालने में, उसके लिए सॉरी। मैं कोशिश करता हूं जल्दी से जल्दी सबसे पहले 2D और 3D के फर्स्ट 25-30 क्वेश्चंस को अपलोड कर देता हूं, ताकि आप उनका भी रिवीजन करते रहें। और मेरा ये मोटो नहीं है कि मैं आपको सिर्फ आंसर या सॉल्यूशन की, जैसे मैंने पेपर 1 में प्रोवाइड कराया था, तो उससे मैंने देखा ना कि उससे थोड़ा सा घाटा हो गया, कुछ लोगों ने उसका गलत यूज भी कर लिया, पर कोई बात नहीं है। मेरा मोटिव है कि आपका अच्छे से एग्जाम जाए, आप अच्छे से एग्जाम करो, लेकिन आप ना इसके डिपेंडेंसी में मत रहो। क्वेश्चन एकदम जो हमारा पेपर 1 में था वो एकदम सही क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन मैथ में नहीं आता है, लेकिन कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो मॉडल सेट से मिलता जुलता ना हो। और इतना क्वेश्चन तो जरूर मिलता जुलता था कि आप 50 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। लेकिन अभी हमें क्या करना है ना कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों को टारगेट करना है। तो आप क्या करो कि जितने भी फॉर्मूला मॉडल सेट में निकल के आ रहे हैं उस पे एक एक दो क्वेश्चन बना लो। वैसे मॉडल सेट में भी कुछ क्वेश्चन दिए हैं और वो गिने चुने हैं अपना, आप उस पर जब 1-2 बार उसी क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपका एग्जाम में अगर मिलता जुलता भी क्वेश्चन आएगा ना तो आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अच्छे से तैयारी करिए। बहुत जल्द ही मैं 2D और 3D के वीडियोस भी और बाकी जो रेस्ट क्वेश्चन है उन पे भी वीडियो मैं बना के डाल देता हूं, ठीक है। और पेपर 1 का जो सॉल्यूशन है वो, उसके लिए आप परेशान मत होइए, पेपर 1 का सॉल्यूशन मैंने कर लिया है।
मैं उसका भी वीडियो बना के डाल दूंगा। पहले आप 17 तारीख को अपना एग्जाम दे दीजिए, उसके बाद आप आराम से बैठ के मिलाते रहिएगा। अभी कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस उसमें ऐसे हैं जिसके एक एक से ज्यादा ऑप्शन सही है। अगर आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं तो फिर उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।